as a frontline workers, as healthcare workers in continued basis on COVID management, हमें जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जहां तक पॉसिबल है हम अपने घर में रहें, हम बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि यूज ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी, और हैंड हाइजीन जो कि हमारे लिए सोशल वैक्सीन के रूप में काम करते हैं, वह हमारे जीवन का एक पार्ट बने। साथ ही जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, दवाई भी कड़ाई भी, तो एक स्थाई पर कड़ाई भी के रूप में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरे स्थाई पर दवाई के रूप में वैक्सीनेशन को हम प्रायोरिटी ग्रुप को जब भी हमारे प्रांत में अवेलेबल हो उसको लगवाएं। एक मुख्य विषय हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का क्रूशियल पार्ट होता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन। यह बीमारी अगर समय पर आइडेंटिफाई की जाए तो कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं और बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो जरूरी है कि अगर हमें कोई भी सिम्टम महसूस हो तो हम तुरंत टेस्ट कराएं, और जब तक हमारा टेस्ट का रिजल्ट आए तब तक हम अपने आप को आइसोलेट रखें ताकि हम किसी दूसरे को किसी भी कारण से इंफेक्शन पास ऑन ना करें। तो जरूरी है कि हम टेस्टिंग पर अपना उसी स्थाई से उसी मोमेंटम से कार्य करते रहें और समाज के सभी लोगों का हमें सपोर्ट मिले कि हम टाइमली टेस्टिंग पर अपना फोकस बनाए रखें। साथ ही इससे पहले हमने बात की है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन, और इसी तरह की और टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन, चाहे हमारे पड़ोस के एक डॉक्टर हो, अगर हमें कभी भी जरूरत हो तो हम ऑनलाइन उनसे सलाह लें, और अगर डॉक्टर एडवाइस करें तो जिस भी हॉस्पिटल में जाना है वहां पर समुचित और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट को लें। आज इस विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो एक और विषय हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। एक ऐसे शख्स जिनकी आवाज और जिनके शब्द ही उनकी पहचान है, गुलजार साहब, जिनकी आवाज में एक दम है जो दिलों के अंदर तक समाती है। हम बात कर रहे हैं उस साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर की जो कि एक गीतकार हैं, एक कवि हैं, एक लेखक हैं, एक फिल्म निर्देशक हैं और नाटककार हैं। शायद ही कोई बच्चा हो देश में जिसने जंगल बुक ना देखी हो। आज उनके उद्गार के रूप में उनकी तरफ से भी एक अपील हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के संबंध में करना चाहेंगे। अच्छी सेहत और अच्छी जिंदगी मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा किया जो आपने टीका लगवा लिया। कोविड से बचे रहने का सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज एक ही तरीका है, ये टीका लगवा लेना। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी समझा दीजिए और टीका यानी वैक्सीन लगवा लीजिए। और सुनिए, मास्क पहन लीजिए, अच्छा होगा। बात करते हुए थोड़ा सा फासला रखें और भी अच्छा है। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप सब कोविड का टीका लगवा लें। एक स्थाई पर यह अर्बन एरिया से अपील थी, दूसरे स्थाई पर ग्रामीण प्रांतों में भी एक अपील हम करना चाहेंगे। मैं अपने गांव के भाई बहनों से बात कर रहा हूं। जैसे बारिश से बचने के लिए आप रेनकोट पहन लेते हैं, सर पे छतरी तान लेते हैं और जरूरत पड़े तो वो ऊंचे वाले बूट भी पहन लेते हैं। सुनिए, इस वक्त हर तरफ महामारी बरस रही है। कोरोना से बचने के लिए सिर्फ एक टीका लगवा लीजिए, ये हर तरफ से आपकी हिफाजत करेगा। और सुनिए, मास्क पहन लीजिए, अच्छा होगा। बात करते हुए थोड़ा सा फासला रखें और भी अच्छा है। कोविड से बचने का रास्ता है, टीका लगवा लें, मेरा वास्ता है। आज एक स्थाई पर जब हम टीकाकरण देश में बढ़ा रहे हैं तो जरूरत है कि टीके पर हमारा उसी श्रद्धा से कार्य चलता रहे।
से बचने का तरीका है आसान है, लगवा ले, टीका है। कोविड से बचने का तरीका है आसान है, लगवा ले, टीका है। आप भी महफूज होंगे, देश में साथ रहने का सलीका है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आप भी महफूज हो गए और देश भी। एक मैसेज है आज हम सब के लिए, वैक्सीनेशन के लिए ये जो मैसेजिंग करी गई है एक महान कवि के द्वारा, उसको हम ध्यान से सुने। और इसमें पब्लिक हेल्थ एम्ब्रेस्ड है, दिख रहा है। आप भी महफूज होंगे, और क्योंकि आप टीके से संपन्न हो, आपके थ्रू अब ये वायरस दूसरे को भी नहीं जाएगा, तीसरे को नहीं जाएगा, देश में नहीं फैलेगा। तो टीकाकरण के लिए ये अपील्स जो करी जा रही हैं, वो एक माहौल पैदा करने की कोशिश है कि हमारी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे भ्रम नहीं होने चाहिए। टीके को अपनाना है, और जिन व्यक्तियों में, जिन पॉपुलेशंस में, जिन ग्रुप्स में, जिन फैमिलीज में ऐसे डाउट्स हैं, उसको हमने मदद करनी है, उनकी समझाने की और अपने साथ मिलाने की। अब मैं 2 पॉइंट कहना चाहूँगा। एक तो इसी की एक्सटेंशन है कि भारत से भी अब स्टडीज आ रही हैं कि टीके लगने के बाद प्रोटेक्शन कितनी हो जाती है। तो 1-2 स्टडीज आई हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे, 2 स्टडीज मेरे सामने हैं अभी, उसकी समरी सिर्फ बताना चाहूँगा। हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोरोना के मरीज होते हैं, आईसीयू के अंदर, कोरोना वार्ड के अंदर। चाहे आप जितनी मर्जी प्रोटेक्शन करिए, रिस्क तो बढ़ा ही है, डर भी लगता है, लेकिन वैक्सीन लग जाता है तो वो डर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये मानने वाली बात होगी कि हेल्थ केयर वर्कर्स में जो अच्छा कवरेज हुआ, और जो मुहिम सबसे पहले उनकी तरफ वैक्सीन को ले जाकर चलाई गई, उससे इस महामारी में हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा जो मेहनत हुई, उससे काम भी अच्छा हुआ, मेहनत भी उन्होंने अच्छी करी, और खुद भी वो बचे। ये इट्स अ फैक्ट। मेरे clearly we can say thousands of lives may have been saved of the healthcare workers, very precious individuals. स्टडीज ये दिखाती हैं कि वैक्सीन लग जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत का जो चांस है वो 75-80% कम हो जाता है। इन्फेक्शन हो भी जाए, डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो भी जाए, तो ये नौबत आए कि हॉस्पिटलाइजेशन है, वो चांस 20-22% रह जाता है, जो डेटा के हिसाब से। ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 8% की ही पॉसिबिलिटी रहती है। इमेजिन 8%, जिनको नहीं मिला उनको 100, तो इनको सिर्फ 8, इतना फर्क है। और उससे सीरियस आईसीयू एडमिशन है, ये डेटा मेरे सामने दिखाता है कि आईसीयू एडमिशन में 6% रिस्क रह जाता है, प्रोटेक्शन 94% हो जाता है। एक बहुत पावरफुल डेटा है, रीजनेबल साइज स्टडीज हैं, और क्योंकि उस ग्रुप में करी गई जहां की इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा रिस्क है, इसको हमें लॉजिक रैशनल करने के लिए हमें क्लियरली, मैं कहूंगा कि आप इसको इस्तेमाल करिए। क्लियरली दर्शाता है कि ये बचाव होता है, और सीरियस डिजीज जो है वो हमसे दूर चली जाती है। और एक पर्टिकुलर स्टडी में एक डेथ है सिर्फ 7,000 में से, और वो भी उनको कोमोबिडिटीज थी। तो एक ये जो एंड में मैसेज दिया गया है, उसमें मैं कहूँगा कि उसकी सच्चाई और उसके सामने जो है, उसके पीछे ऐसे एविडेंस हैं, बाहर के देशों ने भी दर्शाया पॉपुलेशन लेवल पे कितने इन्फेक्शन रेट कम हुए, रिस्क कम हुआ। ऐसा डेटा आता रहा है, आता जाएगा, अपने देश से भी जनरेट होगा। लेकिन इस बात को मैं डेटा के बेस के ऊपर, स्टडी के बेस के ऊपर मैं
और वजन डाल के आपकी तरफ प्रस्तुत कर रहा हूं कि वैक्सीन को अपनाइए। इन्फेक्शन कभी कभी हो सकती है, उसके बावजूद भी ये हमने देखा है, माना है, लेकिन लाइव्स विल नॉट बी लॉस्ट। लाइव्स विल नॉट बी लॉस्ट एंड बिकॉज वी प्रोटेक्टेड आवर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड इवन ओल्ड पीपल पर्टिकुलरली अबाउट 60। कोई डाउट नहीं है, ये किसी दिन साबित करने की, ये काउंट करने की बात है कि थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ लाइव्स may have already been saved। एक दिन इसलिए डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। My second point relates to another information which is of value to us। इस मंच से और इस सभा में बहुत बारी सवाल आया बच्चों को लेके कि उनमें कितना प्रभाव हो सकता है, कितना, और देश की ठीक है एक एंग्जाइटी दिखाई दी बच्चों के प्रति। और पिछले 4 हफ्ते में ये बात बार बार आई और बहुत अच्छी बात हुई है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमें तैयारी करनी है, हमें तैयार होना है, और उसके बारे में इस हफ्ते ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पीडियाट्रिक केयर की जो अपडेटेड गाइडलाइंस है, पहले भी काम हो रहा था, खूब हो रहा था, लेकिन उसको फिर पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी देख लिया, कितनी सर्विसेज बननी चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेटर कितने हो, कितने टेस्टिंग का सामान चाहिए, और जो बाद में जो होता है मल्टी सिस्टम इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है बच्चों का, MICS जिसको कहा गया है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड, उसको भी कैसे टैकल करना, तो उसका एक पूरा विजन बन के राज्यों के साथ शेयर करके पहले होते हुए काम को बढ़ाने का एक विजन बना लिया गया है। लेकिन उसी उपलक्ष्य में एक अच्छा काफी लार्ज नंबर का एक सर्वे आया है, WHO का है और एम्स की टीम का है, और उन्होंने कई लोकेशंस में ये करा, और ये पाया गया कि जो लगभग सीरो पॉजिटिविटी, सीरो सर्वे है ये, जो 18 के ऊपर थी उसके नीचे भी उतनी ही थी। जैसे कि इन एरियाज में, ये डेंस एरियाज हैं, रूरल हैं, जहाँ पे काफी इन्फेक्शन रही, मोर देन 18 जो था सीरो पॉजिटिविटी रेट जो है वो दिखाया गया 67%, और बिलो 18 है 59%। अर्बन में दिखाया गया है 78% बिलो 18, और अबव 18 79, लगभग सेम अर्बन जो इन्होंने सेलेक्ट किए। रूरल में थोड़ा फर्क है, 56 है बिलो 18 और 63 है अबव 18। इन अदर वर्ड्स, जहां ज्यादा इंटेंस वेव आई, अर्बन में ही ज्यादा आई इस बारी भी, वहां लगभग बच्चे भी उतने ही इन्फेक्ट हुए। रूरल में थोड़ा सा फर्क है। ओवरऑल मैसेज है कि बच्चों में भी ये वेव रही, अभी तक भी रही, जैसे हमने पहले भी यहाँ से कहा, पुरानी डेटा के बेस के ऊपर नेशनल सीरो सर्वे में और भी हमें समझ आएगी। पुराने नेशनल सीरो सर्वे में अडल्ट्स में 24%, 25% था, बच्चों में 23 था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो इन्फॉर्मेशन आगे आ रही है वो दर्शाती है कि बच्चों में इन्फेक्शन हुई, बहुत माइल्ड रही, और ये भी एक फैक्ट हम सामने लेके चलेंगे। लेकिन बच्चों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो सर्विसेज में क्या मिलना चाहिए, चाइल्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन, केयर, ड्रग्स, उस सारे का भूमिका अपडेटेड वर्जन में देश के साथ शेयर कर रही है। तो वी आर हैप्पी टू स्टेट दैट ऑन पीडियाट्रिक फ्रंट हो सकता है कि उतनी भयानक समस्या आइसोलेटेड बच्चे ही इफेक्ट हों, शायद ना हो, लेकिन तैयारी के तौर पे इसमें कोई भी कमी नहीं होगी कि बच्चों को लुक आफ्टर किया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर करेंगे और सारे देश भर में करेंगे। वैक्सीनेशन में परसों से, थर्ड पॉइंट, नई गाइडलाइंस के हिसाब से काम होगा। उस गाइडलाइंस में एज यू नो 75% ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन विल बी प्रोक्योर्ड सेंट्रली by the central government and then distributed free to the states for implementation. We are aware of that. लेकिन उसमें एक एस्पेक्ट है प्राइवेट सेक्टर की भूमिका का, जो कि 25% प्रोड्यूस को एब्जॉर्ब करेंगे और इस्तेमाल करेंगे।
तो इस गाइडलाइन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका चिन्हित है, उनका रोल डिफाइंड है, एक्सपेक्टेशन क्लियर है, और हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस और उनकी एफिशिएंसी, उनको इफेक्टिव डिलीवरी करने का ये सब काम अच्छी तरह से किया है, पहले फेज में भी किया था। इससे पहले अपना रोल उन्होंने कोविड में और भी कई तरह से दिखाया है, सर्विसेज के तरह लीजिए, और इस प्रोग्राम को ले जाने में अब ये भूमिका उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने स्टेट के प्राइवेट सेक्टर की इकाइयां जो हैं, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, फैसिलिटीज और ज्योग्राफिकली जैसे फैले हुए, उन सब की डिमांड या वैक्सीन की कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को लेकर जो वैक्सीन टीके लग सकेंगे उसको एग्रीगेट करेंगे, और कर रहे हैं, कर भी दिया है, और वो शेयर करेंगे मंत्रालय के साथ, और उसके बेस के ऊपर एक तरीके से फ्लो, सिस्टमैटिक फ्लो होगा प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी से वैक्सीन को लेके। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन में बहुत एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, और जिस तरह से पहले 9,000, 8,000 वैक्सीन साइट्स थे प्राइवेट सेक्टर में, वो उतने ही नहीं रहेंगे, उससे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि बहुत क्षमता है, और जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी, ये एक्सपांस जो है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है प्राइवेट सेक्टर का, वो और भी बढ़ता जाएगा इस मिशन में। लेकिन आई वांटेड टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू रीच द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर of our people, and we value that, and in the present guidelines this system has been streamlined as a partnership in which state governments play a facilitatory role of aggregation, ensuring spread, ensuring large hospital participation, small hospital participation। वैक्सीन ऐसी चीज तो नहीं है कि बहुत बड़े अस्पतालों में ही लगना है, वैक्सीन जो है वो किसी भी छोटी फैसिलिटी में लग रहा है। आज भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीन लग रहे हैं, सब सेंटर्स में वैक्सीन लग रहे हैं, और जो हमारे सेंटर आज पिछले हफ्तों में एक्टिव रहे हैं, 71% ऑफ those centers are in rural areas. 53% of all the vaccines given in the May-June 6-week period are in rural areas. Some of our tribal districts have demonstrated vaccine coverage which is higher than the national average. तो ये spread आ गया है और भी बढ़ेगा, और न्यू गाइडलाइंस के द्वारा जो सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा, स्टेट्स की भागीदारी, सेंटर की भागीदारी से और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इसमें तेज गति आने की उम्मीद है, आकांक्षा है, और इसमें जुड़ते हुए हम अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। 27 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है, वो अपने आप में एक माइलस्टोन्स को मानते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये काम और भी तेज गति से और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे देश में होगा। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take some questions. 80. My question is to Mr. Love Agarwal. The data for vaccination which you have shown in the screen, it's different from that posted in the CoWIN portal. Your figures are more higher. Could you explain this? सर, जो आप डेटा अभी हमने आपको दिखाया है, ये 3 बजे का कोविन पोर्टल से लिया हुआ डेटा है, तो शायद आपने जो डेटा देखा हो वो थोड़ा सा पुराना हो। इससे बल्कि ये पता लगता है कि देश में किस प्रोग्रेसिव वे से हम वैक्सीनेशन करते आ रहे हैं। अगर आप सुबह का डेटा देखें तो इट वाज अराउंड 26.89, और 3 बजे का डेटा अगर आप लेंगे तो इट हैड क्रॉस 27 करोड़। तो इट इज ओनली एन इंडिकेशन कि प्रोग्रेसिव वे पर फील्ड पर काम हो रहा है। हाँ सर, मेरा सवाल है डॉक्टर पॉल से। सर, सेरो पॉजिटिविटी का जो ये डेटा आया है, खासतौर पर जो फीमेल चिल्ड्रन है उनका थोड़ा सा जो डेटा में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा आया है, और दूसरा जो कि गोरखपुर से है कि 90% जो है
केसेस मिले हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वहां पर? दो बातें आपने पूछी हैं। पहला है कि थोड़ा बहुत एज का डिफरेंशियल है, जो थोड़े बड़े हैं उनमें ज़्यादा है, सैंपल साइज लिमिटेड होता है कई बारी, तो उसको उन्होंने अलग से तोड़ के दिखाने की जो भी कोशिश करी है उसमें है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंशियल हो सकता है, लेकिन बिग मैसेज हमें यही लेना है कि हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी हद तक लगभग वैसे ही हो रहे हैं जो बड़े व्यक्ति हैं। इसको ओवरऑल पिक्चर में लेना चाहिए, लेकिन हाँ हो सकता है कि ऐसा और हम समझें, इसको ज़्यादा नंबर देखें तो जो 12 साल वाले हैं हो सकता है थोड़े कम हो 16 साल वाले से। That should be accepted as a matter of fact. The message here is that this infection has been passing through families. Children were getting involved. Often they were thank God that they were not affected, they were not serious. And this fact will be kept in mind, it should be kept in mind when we are planning for pandemic control and planning for our services. And so such an important fact I thought was important to be shared because it is in line with the evolving information. Thank you, particularly. और दूसरा सवाल था आपका? हाँ वो मैंने बता दिया। हाँ, herd immunity का नोशन जो है वो as we have said from here several times कि एक स्टेज आती है कि जो पैथोजन है, जो वायरस है इस केस में, वो आगे जा ही नहीं पाता क्योंकि सबने अपनी अपनी इम्यूनिटी बना ली है, तो वो हर्ड इम्यूनिटी हो गई, अब स्टॉल हो गया या लगभग स्टॉल हो गया। इसका जो नंबर है वो क्या 70 है, 65 है, 85 है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन किसी जगह पे अगर 90% एक्सपोज हो गए हैं तो ये जरूर मुद्दा रहता है कि क्या ये हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन ये याद रहे कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में अभी साइंटिफिक तरीके से वो नंबर जो कॉन्फिडेंस से हम कह सकें क्या है, ये आज तक नोन नहीं। हम कंजेक्चर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ब्राजील में 71% हो गया था सीरो पॉजिटिविटी, और इतना वहाँ P1 वेरिएंट ने आके सबको डेवस्टेट किया। दिल्ली में 56-54 हम जान रहे थे उस स्टेज पे, और यहाँ पे सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट आया, तो इसको हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है, केयरफुल रहना है। वायरस के रूप बदल रहे हैं वो देखना है, और जो मैसेजेस हम बार बार आपके सामने लेके आते हैं, मास्क पहनने की बात, दूरी की बात, घर से फालतू में नहीं निकलने की बात, बुजुर्गों को बचा के रखने की बात, वैक्सीन लगाने की बात, भीड़ नहीं बनाना, सेलिब्रेशन थोड़ा पोस्टपोन करिए 5-6 महीने अभी, तो उन बातों को हमें नहीं भूलना है। और ये जरूर एक कंसर्न भी आ रहा है, आप भी देख रहे हैं कि जब खुल रहा है कुछ शहरों में या किसी पर्टिकुलर शहर में, कोई भीड़ होना, वही एकदम से जल्दी पड़ी है मॉल में जाने की, ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। इसके बारे में ऐसा नैरेटिव पैदा करिए कि रुक जाओ, डिसिप्लिन करो, कड़ाई करो, कड़ाई और डिसिप्लिन से ही हम आगे से बचेंगे। Sir, I have two small questions. One is about a case of green fungus was reported in Madhya Pradesh. So, is this a new worry? Is the treatment protocol any different? And the second thing is that to Mr. Love Agarwal, can you elaborate a bit upon the trend of mortality among the COVID patients? If we trend mortality, the deaths among COVID patients, number have gone down, but if you can just elaborate a bit that how much the scenario has improved now. I'd like to know more about the particular instance. It is not in my knowledge. Which particular fungus is this? We can talk about it offline. Okay. हाँ, बता देना मुझे. Offline we can see, and if any response has to be made on our behalf for the problem on the ground, we will do so. देखिए, फंगस के विषय में, फंगस के कलर्स के विषय में, जैसे सर ने अभी तो स्पेसिफिक इंस्टेंस आपने बताया है, इससे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हम फंगस को कलर के बेसिस पर, विच इज लाइक कॉमन पार्लेंस में हम डिस्कस करते हैं, बट वी प्राइमरी डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के फंगस करके वो जो एक डिस्कशन करते हैं, आई थिंक दैट मे नॉट बी नीडेड, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि अगर हम फंगल इन्फेक्शन है तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको किया जाए। ऑन द इश्यू ऑफ मोर्टेलिटी, जैसे आपने बताया है, हमने पिछले कुछ दिनों में एक कंटिन्यूस ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन द ओवरऑल मोर्टेलिटी फिगर नोट किया है। पिछले बार इसी मंच पर एक डिस्कशन ये भी हुआ था कि कुछ बैकलॉग
डेथ रिपोर्ट हुई हैं। तो अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि कई बार बीच में कुछ दिन पिछले 1 महीने में ऐसे भी आए हैं कि जहां पर डेथ की फिगर थोड़ी ज्यादा लगी है। बट अगर आप उसकी माइक्रो डिटेल में जाएंगे तो वी हैड एनालाइज कि उस वैसे कुछ केसेस थे जहां पर स्टेट्स पर when their health system was under strain, when they were managing larger number of cases, तो फील्ड लेवल से उनके लेवल पर जो स्टेट के स्थाई पर कुछ केसेस या डेथ अगर वो रिपोर्ट नहीं हुए उनको बाद में रिपोर्ट किया, विच इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल डिस्कशन कि कोई भी डेथ और कोई भी केस स्टेट लेवल पर रिपोर्ट हो और स्टेट के द्वारा हमें रिपोर्ट हो। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप देखें कि जब हमारे एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं तो टू दैट एक्सटेंट हमारा स्ट्रेन ऑन हेल्थ सिस्टम कम होता है, जो हमारी ओवरऑल इफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट है वह बढ़ जाती है। और ओवरऑल हम देखते हैं कि जब भी अगर केसेस में कमी होनी शुरू होती है उसके करीब 2 हफ्ते बाद 10 से 14 दिन के बाद ओवरऑल हम देखते हैं कि केसेस इन टर्म्स ऑफ जो नंबर ऑफ डेथ्स विच आर गेटिंग रिपोर्टेड दे ऑल्सो शो ए मार्क डिक्रीज एंड दैट इज द ट्रेंड विच इंडिया इज हैविंग। वी वांट दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू। वी वांट आवर फोकस इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ensuring कि larger number of cases ना आए। Second, we would like to ensure and work towards कि अगर कोई केस आए तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पर्सपेक्टिव यू आस्क्ड, केसेस में और डेथ में कंटिन्यूअस डिक्रीज हम नोट कर रहे हैं। नंबर 19। सर, जिस एम्स और WHO के सर्वे की बात की जा रही थी तो उसमें आप कह रहे हैं कि बच्चों में भी हुआ बड़ों में भी हुआ, ये चीज निकल के आई, तो क्या ये कहा जाए कि जो कहा जा रहा था कि तीसरी वेव में बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में रहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि अब नहीं होगा और क्या स्कूल खोले जा सकते हैं क्या आगे चल के? ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें और कई सारी चीज़ें हमारी नोन है इस वायरस की, डिजीज की। कुछ चीज़ें हम नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। जैसे मैंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी का क्या लेवल होगा, कंजेक्चर है। पहले 65-70 कहते थे, फिर वो चेंज हो गया। तो कई चीज़ें हम सीख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ठीक है बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं और होपफुली प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये हमें इस तरह से रीअश्योर करता है कि ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनने की जो बात करी जाती है तो उसके ये काउंटर एक एविडेंस है, तो वो भी बराबर करता है कि सोच के चलो कि हो सकता है ये सब ऐसे ना हो। ठीक है। दूसरी बात ये हमें जानना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वायरस अगर रूप बदलता है, वायरस ने अपना चेहरा ही बदल दिया, और वो ऐसा वायरस हो जो कि ग्रोइंग ह्यूमन बीइंग जो है, बच्चे हैं हमारे, उसमें इन्फेक्ट करे, तो कहाँ किस तरफ जा सकती है बात। तो तैयारी के रूप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के सर्टेन नंबर है पॉपुलेशन में, उसको मद्देनजर रखते पूरी तैयारी होनी चाहिए। और आज अगर ये माइल्ड डिजीज है, कल को सीवियर हो जाए, उसको भी मन में रख के करना चाहिए। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि माइल्ड डिजीज होती है, ऐसे ही रहे और ऐसी ना आए, ये सब कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्शन का मेजर है, मास्क पहनने वाली बात है, वो भी होती रहे। और जैसे वैक्सीन चिल्ड्रन वाले उपलब्ध होते हैं, टेस्ट होने के बाद वैक्सीन भी लगना चाहिए। तो दोनों तरफ से हमें जागरूक रहना है। तैयारी में कोई कमी नहीं, प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं। ये दिखाते हैं कि शायद ऐसा माहौल ना बने, लेकिन हम उसको सिर्फ उतना देख के अपनी तैयारी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। यही भावना से हमें आगे जाना है। हाँ जी, आई डिडंट गेट। स्कूल खोलने में कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। सोचा जाए तो हमेशा ये विचार आता रहता है सरकार के सिस्टम में कि स्कूल कब खोले जाएं, कब ये सब कुछ सेफ होगा। उसके डायनेमिक्स में ये जो बात है, ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ टीचर्स हैं, हेल्पर्स हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है, तो उसको ऊपर पूर्ण रूप से विचार करके ही बात आगे होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज आते हैं जो हमें मन में लेके चलना चाहिए। लेकिन यस, जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, वैक्सीन उपलब्ध होते हैं, टीचर्स का वैक्सीन हो जाता है, हम आदत बदल लेते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस में काम करें, ये सब हो तो ऐसा वक्त जरूर आना चाहिए जल्दी कि जब स्कूल खुल जाएं। लेकिन ये भी याद रहे कि बाहर के देशों में स्कूल खुले, फिर आउटब्रेक्स हुई, फिर वापस गए। हम अपने बच्चों को और हमारे प्रेशियस टीचर्स को
उस सिचुएशन में नहीं डाल सकते, नहीं डालना चाहिए जब तक कि थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हमारी पेंडेमिक जो है वो हमें इस स्वरूप में आके नुकसान नहीं करेगी. सो दैट्स अ मच लार्जर डिस्कोर्स in which this information of course will be useful to take into account. Number 10. सर मैं मिलन हूँ इंडिया टुडे आज तक से. पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक डेटा जारी किया था जिसमें आपने बताया था कि बच्चों में जो संक्रमण दर है वो 1 से 10 साल के बीच में 3% और 11 से 20 साल के बीच में 8% पहली वेव में, और जो दूसरी वेव में था वो अराउंड द सेम 3% और 8% 20 साल से कम के बच्चे. अब ये आपने आज WHO और एम्स का सीरो सर्वे स्टडी के बारे में बताया, तो किस स्टडी को हमें अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो कम दर दिखा रहा है, दूसरी तरफ सीरो सर्वे दिखा रहा है कि ज़्यादातर बच्चों में संक्रमण फैल चुका है. इस पर थोड़ा सा आप. साइंस में खूबी होती है कि हर फैक्ट अपनी जगह पे सही होता, हमें जोड़ने के लिए कोशिश करनी पड़ती है. जो हमने उस दिन दर्शाया था, ये दर्शाया था कि जो हमारे पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनके टेस्ट हुए, रिपोर्ट हुए, ठीक है, वो प्रोएक्टिवली आगे आए, उनकी प्रोपोर्शन लगभग क्या थी, या फिर जो दाखिल हुए, तो उस तरह से वो साइंस आपके सामने आए. अब जो टेस्ट कराने जाता है, कोई सिम्टम होंगे या किसी का कॉन्टैक्ट होगा तब जाना होगा, तो वो तथ्य अपनी जगह है कि वो जो बिहेवियर था दोनों वेव्स में उसमें अंतर नहीं था. लेकिन 3% ये क्या है, 100 में से कितने में, राइट, वहां वो यूनिवर्स है. अब जो हम बात कर रहे हैं ये एक अलग बात है कि पॉपुलेशन लेवल पे इन्फेक्शन फैली, कितने लोगों ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर ली, और टेक्निकली सोचा जाए तो कुछ एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन वाली भी शायद बीच में होंगी, तो कितनों ने प्रोड्यूस कर रही, वो डेटा दिखाता है कि वेव आने से पॉजिटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में भी होती है. क्योंकि ये थोड़ा छोटा दिख रहा था, इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं. तो दोनों तथ्य अपनी जगह सिद्ध हैं, अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो हमें अच्छी समझ आती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए. यू वांट टू द पॉइंट विच आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्वे, जैसे सर ने अभी आपको बताया, देखिए उसमें हमने प्रोएक्टिव वे में जो टेस्ट हुए जिनमें सिम्टम आए उनमें इन्फेक्शन पकड़ा. इसमें हमने एंटीबॉडीज की किस्में पाई गई उसको देखा. तो इससे जो एक पॉजिटिव तथ्य जो सर ने मतलब हमें भी अभी गाइड किया है, वह यही निकल के आया है कि जब प्रोपोर्शनेट लेवल ऑफ सीरो सर्वे यानी कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हर एज ग्रुप में पाया गया, तो जो एक भ्रांति बीच बीच में कई बार हम लोगों ने भी डिस्कस की है, आपको बताना भी चाहा है, आप सबके सामने सबमिट भी करना चाहा है, वह यह है कि बच्चे थर्ड वेव में ज्यादा इफेक्ट होंगे. दैट मे नॉट बी ट्रू, बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि उससे सेकंड वेव में भी अगर इनफैक्ट सीरो सर्वे में एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इन ऑल एज ग्रुप्स, तो इसका मतलब कि बच्चे, जैसे कि सर ने हमेशा बताया कि बच्चे अगर इन्फेक्ट भी हुए तो उनमें सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हुए, जिसकी वजह से शायद फैमिली केस था पर टेस्टिंग की जरूरत नहीं समझी गई. लेकिन हैविंग अंडरस्टूड द फैक्ट कि थर्ड वेव which is what we sometimes talk about कि इसमें बच्चे disproportionate effect होंगे, may not be factually true, but government is not making any stone unturned in terms of being ready. जैसे कि कोई म्यूटेशन भी हो सकती है, कोई और इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ अप्रोचेस. दैट्स व्हाई बिगर फोकस ऑन पेडियाट्रिक केसेस टू बी इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन. तो मैं एडिशनल पॉइंट कहना चाहूँगा, रिलेटेड नहीं है. आज एक स्लाइड पे दिखा रहे हैं कि सारे देश में लगभग 531 जिलों में सीरो पॉजिटिविटी 5% से कम हो गई है, जो दिखाती है कि पेंडेमिक का जो स्वरूप है वो बहुत छोटा हो गया है और ये श्रिंक हो गई है पेंडेमिक. इसके साथ साथ एक नैरेटिव चलता है कि वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनसे हमें बचना है. तो अब एक चीज ये लेके चलना चाहिए कि वेरिएंट्स आते रहेंगे, बनते रहेंगे, उनको कंट्रोल करने का फॉर्मूला एक वेरिएंट का दूसरे वेरिएंट के फॉर्मूले से अलग नहीं है. तो वेरिएंट आए, पहले उनके स्वरूप से पता ही नहीं चलता कि ये ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है कि नहीं है, वक्त लगता है, स्टडी करना लगता है, टाइम लगता है, वो एक चीज है. लेकिन वेरिएंट आए भी और दिखने भी शुरू हो जाएं, तो जो हमने
हमारे टूल्स हैं वो बदलते नहीं हैं, ये भी मन में रहना चाहिए। कई बार ये बात कही जाती है कि वेरिएंट था, क्यों क्या नहीं हुआ या क्या नहीं कहा गया। उसका क्लियर आंसर यही है कि जहाँ पे ये वेरिएंट और नो वेरिएंट, वेरिएंट एक्स और वेरिएंट वाई, जहाँ भी पेंडेमिक चल रही है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता ही जा रहा है, केसेस आने शुरू हो जाते हैं, तो जो उससे पहले ही बच के रहना है, उससे पहले ही इतनी कंटेनमेंट होनी चाहिए, इतनी टेस्टिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, आइसोलेशन होनी चाहिए कि ये आगे नहीं बढ़े। तो हम आज फिर दोबारा विनती करेंगे सबकी कि इस माहौल में जब 531 जिलों में सिचुएशन बड़ी ग्रीन दिखाई दे रही है, इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, वेदर इट इज वेरिएंट ए और वेरिएंट बी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट और एनीथिंग न्यू, हमें इसको बचा के रखना है कि हमारी टेस्टिंग की पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5 से ऊपर नहीं जाए। 5 से ऊपर जाता है तो बहुत एक्ट करके वापस नीचे लाओ। हमें ये भी मालूम है कि इसको नीचे लाने के लिए जरिया क्या होता है, और 5 से नीचे रखना है अच्छी तरह से। छोटी मोटी आउटब्रेक चलती रहे, सब लोग बचें, जिंदगी भी चले, यही कोशिश करनी है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, appropriate testing, quarantine of contacts, isolation of cases and vaccination, इसके ऊपर हमारा पूरा जोर रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ते हुए। थैंक यू। Thank you, friends. We close the press conference.